कह दिया रुक जा, वो आ रहे हैं फिर। अरे हमें ये घंटा ना आवे तो हम आ रहे हैं जेब जान वाले ने करना तो हाँ 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 हमें आगे में कॉल कर दूँगा तो वाली ठीक है। हम ही ना चलेंगे, मैं 1 घंटा आया मैं यहाँ। हाँ हाँ तो ये अभी आए सब इस कार्यकर्ता सम्मेलन का संचालन कर रहे मेरे नौजवान साथी छोटे भाई पप्पू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर बोलने का मौका दिया है। और मैं अपनी दाईं तरफ खड़े हुए साथियों से कहूंगा कि कृपया शांत हो जाएं। अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो फिर मुझे बोलने में कठिनाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस समय मैं इस मंच से अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिता के सहपाठी बरेली कॉलेज में मेरे पिता के साथ जिन्होंने 1960 में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, श्री खुशीराम सिंह यादव एडवोकेट साहब मंच पर विराजमान है। और किसी पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपने पिता के सामने कुछ बात कहे। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के खिलाफ खुशीराम जी कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में मुझे भाषण देने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक संयोजक विधायक श्री राम बिहारी सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अफसर अली अंसारी साहब, मुख्य अतिथि हमारे बड़े नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी। मेरी जानकारी में था कि धर्मेंद्र जी आज यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। थैंक यू। और हमारे बरेली से लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, बड़े भाई आदरणीय पूर्व मंत्री श्री प्रदीप यादव जी, श्री राजीव यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री अमित यादव, श्री मुजफ्फर अली कक्के साहब, हमारे गुन्नौर के पूर्व नगर अध्यक्ष, हमारे भतीजे श्री अशोक यादव जी, धर्म सिंह यादव जी, इकबाल सिंह जी, मुकेश कुमार यादव, सुमित यादव, राजेश कुमार गुप्ता, और मंच के सजने से पहले जो मेरे कलाकार साथी यहाँ समा बांधे हुए थे, मैनपुरी से आए श्री गुनगुने जी, बनारस से आए श्री सियाराम जी, श्री जयप्रकाश जी, मुझसे पहले जो संक्षेप में बहुत कुछ कह गए मास्टर श्री विजेंद्र सिंह यादव जी, और आदरणीय चंदोसी से आए हुए श्री सत्यजीत प्रेमी जी, श्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी, मैं और यहाँ पे बैठे हुए गुन्नौर के मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं और बहनें, इस सम्मेलन की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो यह है कि इस सम्मेलन में हमारी माताएं और बहनें शामिल हुई हैं। हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं। सुबह की दिनचर्या महिलाओं से जो शुरू होती है तो शाम को उनके साथ ही खत्म होती है। पुरुष कम काम करता है, महिलाएं भैंस का दूध निकालने से लेकर गोबर काटने तक और रात को बच्चे को दूध पिलाकर सुलाने तक का सब काम करती है। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता कम रहती है। इस बार वो थोड़ी सी है, ये एक अच्छी बात है।
मैं अपनी बात राजनीतिक बात शुरू करने से पहले मैं एक पारिवारिक बात कहना चाहूँगा। इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो सितंबर 2023 में हुआ था और उस समय हमारे अधिकृत प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव जी थे। धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ से आजमगढ़ भेज दिया गया और आदरणीय दादाजी शिशिरपाल सिंह जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि आज कन्नौज की जनता की हालत ठीक वैसी ही है जैसी कि भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए गए थे। धर्मेंद्र जी के जाने पर आज हमारी हालत बदल गई। मेरे पास शक नहीं है कि मैं कन्नौज की जनता की वो भावना व्यक्त कर सकूं, लेकिन अपनी के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो एक दोहा कहा है उसके मार्फत में कन्नौज की जनता की भावनाएं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह जय मनहु चित लिख काड़े, नगर सफल बन गौ गहवर भारी, खग मृग विपुल कर नर नारी। आदरणीय शिशिरपाल सिंह जी, आदित्य जी, आपको गर्व की अनुभूति होगी, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि श्री धर्मेंद्र यादव ने पिछले 15 वर्षों में बदायूं लोकसभा खासकर कन्नौज विधानसभा के क्षेत्र के हर गरीब मजदूर और किसान के दिल में अपना घर बसा। 2019 से पहले लोगों ने नाराजगी थी कि वो बड़े लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, लेकिन 2019 के बाद से जो उन्होंने वो घेरा तोड़ा और जन जन के दरवाजे तक जो उन्होंने पहुंचा वो काबिले तारीफ है, हम उनको सलाम करते हैं। वो आजमगढ़ में रहे, कहीं भी रहे, वो हमारे घर के सदस्य हैं और जब तक वो हमारे घर के सदस्य बने तब तक उनका ट्रांसफर कर दिया। भले ही वो आजमगढ़ में चले गए हों, लेकिन मैं जानता हूं जैसे भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे और मथुरा में जाके उन्होंने ऊँटों से कहा था ऊँटों वही ब्रज विसरत नाही, ऐसे ही भले ही आजमगढ़ में हो लेकिन धर्मेंद्र यादव के दिल में बदायूं उसी तरह से धड़कता रहेगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के दिल में गोकुल धड़कता है। लेकिन एक और धर्मेंद्र यादव की मैं विशेषता बताता हूं जो आजकल के हमारे नेताओं में बहुत बड़ी कमी है। जब उनका टिकट कटा और उसके अगले दिन जब विधानसभा किशोरी में उनकी जनसभा हुई, उस आदमी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। बिछड़ने का दिल में गम जरूर रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चाचा आ रहे हैं और चाचा को जिताने का काम कर। धर्मेंद्र यादव जी ने अपील की कि बुजुर्गों का मान रखना है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। एक बात जो है उनको आजाद शत्रु बना देती है। वो विजयी ऐसे विजयी होते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। हम और आप तो जानते हैं गांव में अगर गांव की प्रधानी या बीडीसी की मेंबरी भाई भाई लड़ने लगे तो तलवारें खिंच जाती हैं। गांव की मेयर पर लड़ाई हो जाती है खेत की मेयर पर, लेकिन आप उस आदमी का कलेजा देखिए तो उस आदमी के चेहरे पर शिकन नहीं थी, सबकी आजमगढ़ भी तय नहीं था, लेकिन उन्होंने दादा जी का स्वागत। आज हम सब लोग जो धर्मेंद्र यादव को दिल से चाहते हैं और उनका मुरीद है, हमारी ड्यूटी है कि धर्मेंद्र यादव की इज्जत रखने के लिए और उनका मान रखने के लिए 7 मई को जब चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अंगुली करेगी और एक एक वोट समाजवादी पार्टी। मैं 1996 में आपके कन्नौज में आया था। कन्नौज का परिचय पाने के लिए मैंने सबसे पहले आपके क्षेत्र की पदयात्रा की। जरा तस्वीर देखिए, सिमरई से देवर कंचन लोहापुरा होते हुए अगर गरीब बिचौला तक चले जाए तो गर्मी का ऐसे थे कि गाड़ियों की छोड़िए ट्रैक्टरों के
पे डिफरेंशियल अटैक लाते थे। बोलो मैंने सही बात कही या नहीं कही? अगर भड़वाड़े से लावर जाना हो तो नदी में पजामा कंधे पे पड़ता था, पैदल जाना था। अगर धरारी से घरावटी जाना हो तो एक रिश्ता पुंजा जिसके ऊपर से पानी निकल जाए। अगर भैंसवाली से रुपैना गिरधारी हो तो वो गवा तक जाना हो तो इतना लेट होता था कि गवा तक पहुंचते पहुंचते पैरों में छाले पड़ जाते थे गर्म दिन की। पप्पू जी ने कहा है कि थोड़ा बोलना, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत जल्दी बात खत्म कर दूं। और क्षेत्र की हालत तब यह थी कि अगर गांव में 100 घर है तो 80 घरों पर छाने भी पक्के मकान नहीं थे। बोलो ये बात सच है कि नहीं सच? समाजवादी पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के बाद आज गांव की हालत देखे जितने समय भी कार्यकाल रहा, शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कि आज इसी नहीं पड़ी। बोलिए ये तरक्की हुई, और तरक्की इतनी ही नहीं हुई, ये तो सरकार की बदौलत हुआ, सरकार की वजह से हुआ। लेकिन आज 25-26 साल बाद अगर गांव में आप देखें तो किसी के मकान की दीवार आपको कच्ची नहीं मिलेगी, दीवारें पक्की होंगी, लेंटर पड़ गए हैं। मुश्किल से 5% गांव में ऐसे घर हैं जो कच्चे बचे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई, समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने हमको 10 में चीनी मिली, और चीनी मिल जो थी उसका नतीजा है कि हमारी माली हालत में सुधार आया और हम आज आर्थिक स्थिति से मजबूत। ऐसी स्थिति में अगर हमारे वोट पर किसी का सबसे ज्यादा हक बनता है तो वो समाजवादी पार्टी का बनता है, क्योंकि उसमें हमारी अमन की सुधारी, हमारा आर्थिक भविष्य को। उसके बाद वो जमाना था अगर गवा से अरूजा जाना है तो नवारा होते हुए जाना होता था। वो जमाना था जब चुनावी से बैतूल से साकरा जाना होता था तो आपको नवारा होकर जाना होता था। समाजवादी पार्टी ने 2 बहुत बड़े पुल दिए, गवा से अनूठा को जोड़ दिया और बैतूल से साकरे को जोड़ दिया। ये काम भी समाजवादी पार्टी यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, अगर आज उनको संपन्नता हुई है तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर की जेब में आए हुए पैसे से हुई है, क्योंकि वो जब पैसा खर्च करता है तो उनका व्यापार चलता है। उन पर भी समाजवादी पार्टी का एहसान है, उन्हें भी समाजवादी पार्टी को वोट करना है। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान को बीमारी की हालत में अस्पताल तक ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकारों ने एम्बुलेंस दी, समाजवादी पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा के लिए आपको 100 नंबर की गाड़ियां दी। लेकिन उसके बाद हमको कहा जाता है कि हम जातिवादी पार्टी है। क्या एम्बुलेंस जाने से पहले आपकी बिरादरी पूछती है? क्या वो आपकी जाति पूछती है? आपकी सुरक्षा के लिए 100 नंबर जब आती है तो क्या आपकी जाति बिरादरी पूछती है? जब सब काम आपकी जाति बिरादरी पूछे बिना हो रहा है तो समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी कैसे हो? वो लोग तो यादव नहीं है, वो लोग तो मुसलमान नहीं है, वो भी किसान वर्ग के लोग हैं और उनकी भी समाजवादी पार्टी जो है वो उनकी अपनी पार्टी। ये बात आप लोगों को बताना है, उनसे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रोजी और रोटी छीन ली है। 5 किलो राशन के नाम पे, किसान की सम्मान निधि के नाम पे आप उनके एहसानमंद हैं। आप कहते हैं कि हम इस वजह से उनको वोट देंगे, लेकिन किसान जब कहता है तो उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, उसकी खेती की उत्पादन है उसका सही वाजिब कीमत दे दो तो आप नहीं देंगे। तो
तो आप सड़कों में कीड़े डाल देते हैं, तो आप किसानों को दिल्ली नहीं आने देते और आप हमको राशन में खरीद कर चाहते हैं। ये वोट आपका बहुत कीमती, ये वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है। 5 किलो राशन और 6,000 रुपए में बेच मत देना, नहीं तो तुम्हारी आने वाली संतानें गुलाम हो जाए। किसान का मजदूर का बेटा मेहनत करके दौड़ लगा के फौज में भर्ती होता है, सिपाही बनता है, सरहद पर जाकर गोली खाता है। जो लोग के बच्चे सिपाही बन गए, फौज में भर्ती हो गए, उनके घरों के पर लेंटर पड़ जाता है, उनके घरों पर प्लास्टर हो जाता है। लेकिन उस गरीब मजदूर किसान के बच्चे की जो खुशहाली थी वो सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी नौकरी 4.5 साल की कर दी, अग्निवीर योजना डाली। आज तुम्हारा बच्चा 17-18 साल की उम्र में बसेरा में भर्ती हो गया तो 22 साल की उम्र में रिटायर होकर आ जाएगा, तब पेंशन मिलेगी, क्या उसको आगे नौकरी मिलेगी, बताइए क्या करें। तो इसके साथ पीछे से आ रही है काफी भाषण में तकलीफ हो गई है लोगों को। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि जब गांव में जाके आप लोगों से बैठकर बात होगी तभी विस्तृत बात करूंगा। आदित्य जी हमारे बीच में आए हैं, उनके हाथ में धर्मेंद्र यादव जी ने वेतन दिया है, झंडा दिया। उस झंडे की लाज रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और मैं यहाँ के बड़े नेताओं से बहुत छोटी सी बात कह के जा रहा हूं। ध्यान रखना, याद रखना, तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो चोट खा जाओगे। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डाल, जहां काम आगे सी का सजत तलवार। जोर से बोलिए, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई।